किशनगंज नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। किशनगंज गांव बहुत ही खूबसूरत था। वहां का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन साधना नाम की एक युवा लड़की उस गांव में रहने आती है और गांव के किनारे में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। मैं जल्द ही इस जगह पर एक पक्का मकान बनवा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे गांव के मुखिया के पास काम के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोचकर साधना गांव के मुखिया के पास काम के लिए जाती है। साधना को देखकर गांव का मुखिया कहता है, अरे गांव में नई लग रही हो, कहाँ से आई हो? मुखिया जी, मैं पास वाले दूसरे गांव में रहती थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ रहोगी कहाँ? मुखिया जी, मैंने गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है। सोच रही हूँ कुछ दिन उसी में रह लूं। अच्छा, तो तुम झोपड़ी में रहना चाहती हो, कोई बात नहीं, रह लो, लेकिन तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। ऐसा क्यों? कि इस गांव में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, सिर्फ तुम ही गरीब आई हो, इसलिए गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं। नहीं मुखिया जी, मैं गरीब नहीं हूँ। किसने कहा मैं गरीब हूँ? मैं अपने गांव से बहुत सारा धन लेकर आई हूँ, इसलिए आप मेरे गरीब होने की चिंता न करें। और रही बात उस झोपड़ी की, तो वो तो मैंने तत्काल के लिए बनाया है। अगर ऐसा है तो तुम फिर मेरे पास क्यों आई हो? मुझे लगा तुम मेरे पास काम की तलाश में आई हो। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। जब मैं अपना घर बनवा लूंगी तो मुझे काम की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैं सोच रही थी कि गांव में अपने लिए एक किराने की दुकान खोल लूं। बस इसी बारे में आपसे विचार विमर्श करने आई थी। और घर बनाने के लिए मजदूर कहाँ से मिलेंगे, ये भी मुझे आपसे जानना था। मजदूर तो गांव के बाहर से बुलवाने पड़ेंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे घर मजदूर भेज दूंगा, तुम उन्हें काम समझा देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर साधना वहाँ से चली जाती है। साधना के जाने के बाद मुखिया खुद में ही मुस्कुराने लगता है। तभी उसके पास उसके दो आदमी आते हैं। उन्हें देखकर मुखिया हंसते हुए कहता है, अरे बबलू, तुम दोनों के लिए एक नया काम आया है। कैसा काम मुखिया जी? वही काम जो हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। गांव के किनारे एक नई लड़की आई है। दिखने में काफी शरीफ लग रही थी और कह रही थी कि बहुत सारा पैसा लेकर आई है। मजदूर बनकर उसके घर जाना है और फिर वहां जाकर क्या करना है, ये तो तुम्हें पता ही है। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, फिर तो हम कल ही सुबह उसके घर चले जाएंगे और शाम तक हम पूरा भी कर देंगे। अगले दिन सुबह सुबह बबलू और डब्लू साधना के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, अरे दरवाजा खोलो, साधना जी यही रहती है क्या? दरवाजा खुलता है और साधना झोपड़ी से बाहर आती है। हाँ जी भैया, मेरा ही नाम साधना है। क्या आपको मुखिया जी ने भेजा है? हाँ, हम मजदूर हैं और मुखिया जी ने हमें तुम्हारा घर बनाने के लिए भेजा है। ओह, आइए आइए, यही झोपड़ी है। इसको तोड़ के यहाँ पर एक अच्छा सा पक्का मकान बना दीजिए और पैसे की चिंता मत कीजिएगा, मैं सारा पैसा काम होते ही दे दूंगी। आप आज से ही काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद बबलू और डब्लू झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि झोपड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा संदूक रखा हुआ है और एक कपड़े की पोटली रखी हुई है। ये देख बबलू कहता है, क्यों भैया, काम शुरू कर दे या नहीं? भाई, थोड़ा इंतजार करके शुरू करेंगे। आप दोनों काम शुरू कीजिए, कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद बबलू और डब्लू झोपड़ी को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। दोनों को काम करते करते काफी देर हो जाती है। दोपहर का समय हो गया था। साधना उन दोनों से कहती है, भैया काफी देर हो गई है, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ मैडम, भूख तो लग रही है, आप खाना लेकर आएंगी, तब तक हम अपना आज का काम पूरा कर लेंगे। बबलू की बात सुनकर साधना वहाँ से चली जाती है। साधना के जाने के बाद, भैया ये तो चली गई, अब हम अपना असली काम शुरू करते हैं। देखिए, घर में सामान के नाम पर सिर्फ ये संदूक रखा हुआ है, क्यों ना इसे खोलकर देखा जाए। जब वो दोनों संदूक को खोलकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि संदूक के अंदर बहुत सारे रुपए, पैसे और सोने के सिक्के रखे हुए थे। भाई, इसके पास तो सच में बहुत पैसा है, चलो इसे ले चलते हैं। दोनों भाई मिलकर पूरा संदूक उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद साधना जब अपने घर आती है तो अपने घर में किसी को नहीं देखकर कहती है, बबलू और डब्लू भैया कहाँ चले गए? अरे बबलू और डब्लू भैया कहाँ चले गए आप दोनों? मैं आप दोनों के लिए खाना ले आई। साधना चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कहीं कोई नहीं दिखता। फिर वो झोपड़ी के अंदर जाकर देखती है कि उसका संदूक गायब हो चुका है। ये देखकर साधना रोने लगती है। हाय, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत चली गई, अब मैं क्या करूँगी? साधना तुरंत मुखिया के घर चली जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी सब बर्बाद हो गया, मैं लूट गई मुखिया जी। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ।
आपने जो आज 2 मजदूर भेजे थे, उन्होंने मेरा सारा पैसा, मेरी जिंदगी की कमाई चुरा ली और वहाँ से भाग गए। ये कैसे हो सकता है? क्या उन्होंने सारे पैसे चोरी कर लिए? कितने पैसे थे उस संदूक में? बहुत पैसे थे मुखिया जी। मेरी जिंदगी की कमाई थी उसमें। मैं अपनी सारी जमीन और घर बेचकर वो पैसे लेकर आई थी। इस गांव में आकर एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। सोने चांदी के भी कई सिक्के थे उसमें। ये तो बहुत ही दुखद बात हो गई है। तुम शांति से बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर मुखिया जैसे ही जाने लगता है, उसके जेब में से एक सोने का सिक्का गिर जाता है। साधना झट से वो सिक्का उठा लेती है और कहती है, ये तो मेरा सिक्का है। इसका मतलब वो चोरी आपने करवाई है। मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। इसका मतलब तुम्हें आखिर पता चल ही गया। कोई बात नहीं, अब जब पता चल ही गया है तो क्या किया जा सकता। तुम तीनों मिले हुए हो, मैं अच्छे से समझ गई। मैं तुम तीनों को छोड़ूंगी नहीं। इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दो। बबलू और डब्लू मिलकर साधना को घर से बाहर निकाल देते हैं। साधना रोते हुए जंगल की तरफ जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक भिखारी औरत आती है। क्यों रे बेटी, रोती क्यों है? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। एक भिखारन को दूसरी भिखारन न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे भिखारन मत कहो, मैं भिखारन नहीं हूँ। मेरे सारे पैसे इस गांव के मुखिया ने चोरी कर लिए हैं। तो हो गई ना तुम भी भिखारन। हाँ, शायद सही कह रही हो तुम। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे कुछ पैसे दे दो, फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अभी भी भिखारन कहकर चिढ़ा रही थी और अब पैसे मांग रही हो। समझती हूँ, लेकिन भूख बहुत लगी है, क्या करूँ? साधना अपने जेब से सारे पैसे निकालकर उस औरत को दे देती है। बस यही आखिरी पैसे बचे थे मेरे पास। इसका मतलब तुमने सारे पैसे मुझे दे दिए और खुद के लिए कुछ क्यों नहीं रखा? क्योंकि तुम भूखी हो। मैंने तो आज सुबह खाना खा लिया था। अब तुम भी इन पैसों से खाना खा लो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बताओ, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अभी मैं सोचने समझने के लायक नहीं हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हें मुझे जो देना है अपने मन से दे दो। ठीक है, फिर जिस घर में तुम रह रही थी वो घर शीशे का जादुई महल बन जाएगा। क्या सच में? लेकिन इतना भव्य महल तुम मुझे क्यों दे रही हो? मैं दुनिया की मोह माया से दूर रहती हूँ। मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तुमने मुझे खाने के लिए पैसे दिए तो मैंने भी तुम्हें ये जादुई महल दे दिया। क्योंकि वो महल जादुई है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी और वहाँ पर बहुत सारा धन दौलत भी होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर मुझे कोई देवी नजर आ रही है। मुझे यकीन है आप कोई साधारण महिला नहीं। भगवान का नाम भजो और जिंदगी जीने का आनंद लो। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद साधना वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जाती है। वहाँ जाकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ सच में एक शीशे का बहुत खूबसूरत महल था। साधना जब उस शीशे के महल के अंदर जाती है तो ढेर सारा धन दौलत देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन तभी घर के बाहर से उसे डब्लू, बबलू और मुखिया की आवाज आती है। अरे यहाँ पर इतना सुंदर महल कहाँ से आया? मुखिया जी, चलिए अंदर। वो तीनों महल के अंदर आ जाते हैं। अब तुम तीनों यहाँ क्या करने आए हो? ये शीशे का महल मेरा है। इतना सुंदर महल तुम्हारा नहीं हो सकता। मैं यहाँ कब्जा करने आया हूँ और तुम्हें ये महल हमें देना ही होगा, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर मुखिया जैसे ही साधना को हाथ लगाता है, अचानक से मुखिया जादुई शीशे के महल में समा जाता है। ये देखकर बबलू और डब्लू वहाँ से भाग जाते हैं। साधना इधर उधर देखती है, लेकिन उसे मुखिया कहीं नहीं दिखता। इस तरह मुखिया को उसके किए का फल मिल जाता है और दूसरी तरफ साधना जादुई शीशे के महल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।